हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, या जिसे बीजेटी भी कहते हैं शॉर्ट में। जो लोग इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे प्रीवियस का जो हमारा लेक्चर था जंक्शन डायोड के ऊपर और एक्टिव पैसिव कंपोनेंट से रिलेटेड और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी 2 लेक्चर्स थे, उनको काइंडली अच्छे से एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद आप इन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसके बारे में कुछ जनरल बात अगर बताना चाहूँ आपको तो 1951 में बेल लेबोरेटरी में 2 साइंटिस्टों ने इसको डिस्कवर किया था। उन साइंटिस्टों के नाम थे डॉक्टर विलियम शॉकले और डॉक्टर जॉन बार्डेन। कई बार छोटे मोटे एग्जाम्स में इनके बारे में पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जनरली जैसे हमने बात की थी एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स में भी, कि एक्टिव कंपोनेंट हमारे एक थे ट्यूब्स थी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के इन्वेंशन में, यानी कि स्टार्टिंग में बहुत पहले यूज होती थी लेकिन काफी बल्कि होती थी, एफिशिएंसी उनकी काफी कम होती थी, तो उनको रिप्लेस करने के लिए ही ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। ठीक है। आजकल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जहां कहीं भी आप देखेंगे हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ही यूज करते हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बेसिकली है क्या? ये आपका इन जनरल 3 टर्मिनल डिवाइस है, यानी कि इसमें 3 टर्मिनल आपके होंगे एटलीस्ट। ठीक है। और 2 लेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि 2 लेयर होंगी इसमें। ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें समझने की है वो ये है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कई बार आ जाता है कि जो इसका आउटपुट वोल्टेज, करंट और पावर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आउटपुट वोल्टेज, करंट और पावर है वो इनपुट करंट से ही इसकी कंट्रोल की जाएगी। यानी कि जो कुछ भी आउटपुट में हमें चाहिए, करंट, पावर और आपका वोल्टेज, उसको कंट्रोल आपकी इनपुट करंट करेगी। ठीक है। इसीलिए इसको करंट कंट्रोल डिवाइस भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछ लेता है कि ट्रांजिस्टर करंट कंट्रोल डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, या अलग अलग ऑप्शन देके पूछ लेता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब मैंने बताया इसमें कि ये 3 टर्मिनल डिवाइसेस है, तो 3 टर्मिनल इसके कौन कौन से हैं? एक है एमिटर, सेकंड है बेस और एक है कलेक्टर। ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए 3 टर्मिनल डिवाइस है, तो जैसे एनपीएन 2 टाइप का होता है। ये एक होता है एनपीएन और एक होता है आपका पीएनपी। एनपीएन और पीएनपी, ये जो लास्ट टाइम हमने आपका जंक्शन डायोड डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको पीएन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था, तो इसीलिए आप उसको भी एक बार देख लीजिए, वहां से आपको बेटर समझ में आएगा। ये 2 टाइप का मेरा ट्रांजिस्टर, एक है एनपीएन और एक है पीएनपी। 3 जो इसके टर्मिनल्स हैं वो हैं आपके एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। ठीक है। आइए इन जनरल इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली ये तीनों है क्या। अगर मैं सबसे पहले एमिटर की बात करूं, एमिटर क्या है? ये एक आउटर रीजन है, यानी कि कोई भी एक आउटर टर्मिनल होगा ट्रांजिस्टर का। ठीक है। एमिटर का काम क्या होता है? जो चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स आपके 2 टाइप के मैंने बताए थे, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं होल। ठीक है। इसी केस में बात करूंगा तो अगर एनपीएन की बात कर रहा हूं तो उस केस में जो मेरा एमिटर है वो इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट करेगा। ठीक है। और अगर मैं पीएनपी की बात करूं तो उस केस में एमिटर मेरा होल्स को इंजेक्ट करेगा। ठीक है। ये जनरली आपको याद रखना है। अब क्योंकि एमिटर का काम है चार्ज कैरियर्स को इंजेक्ट करना, ठीक है, इसकी जो डोपिंग होती है, ठीक है, वो काफी हैवी होती है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछ लेता है कि एमिटर, बेस और कलेक्टर में से सबसे ज्यादा हैवीली डॉप्ड किसकी होता है, कौन होता है? तो उसमें आपको याद रखना है सबसे ज्यादा हैवीली डॉप एमिटर होता है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स या आपके होल्स को इंजेक्ट करता है, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा हैवीली डॉप किया जाता है। ठीक है। सेकंड मेरा आता है बेस। अब बेस क्या है? ये है आपका मिडिल रीजन, यानी कि
एनपीएन के केस में पी आपका बेस हो गया, पीएनपी के केस में एन आपका बेस हो गया। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, बेस की जो डोपिंग होगी वो बहुत ही सबसे पतली और लाइटली डोप्ड रीजन होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस रीजन का फंक्शन क्या होता है, जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं, जैसे कि सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन्स हैं या होल्स हैं, डिफरेंट केसेस में एनपीएन और पीएनपी के केसेस में, तो चार्ज कैरियर्स को पास कराना टू दी कलेक्टर, कलेक्टर की तरफ ये भेजता है। तो इसका काम सिर्फ इतना है, लेकिन इसकी डोपिंग जो है वो काफी लाइट होती है। थर्ड जो है वो है मेरा कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर के बारे में बात करूं तो ये भी एक तरीके का आपका आउटर टर्मिनल है, किसी एक साइड पर ट्रांजिस्टर, जैसे एक साइड पर अगर एमिटर है तो दूसरी आउटर साइड पर आपका कलेक्टर होगा। ठीक है, इसकी डोपिंग जो होती है वो एमिटर से तो आपकी कम होती है, लेकिन बेस से थोड़ी सी ज्यादा होती है, यानी कि कह सकते हैं कि इन बेस और एमिटर के मिड में होती है इसकी डोपिंग जो होती है। ठीक है, इसका काम क्या है, कलेक्टर से आपको क्या पता लग रहा है, कलेक्ट करना, यानी कि जो चार्ज कैरियर हैं आपके, जैसे कि होल हो गए और इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उनको ये कलेक्ट करता है। ठीक है, सो जनरली आपको एक आइडिया देना था कि इन तीनों लेयर्स के बारे में आपको पता लग जाए। ठीक है, और इसमें एक और चीज है, वो है कि जंक्शन कितने होते हैं। तो जैसे कि एन और पी, एनपीएन के केस में एन और पी एक जंक्शन है, पी और एन दो जंक्शन है। सो बेसिकली इसमें जो है आपके दो जंक्शन होते हैं। ठीक है, एक एमिटर और बेस जंक्शन हो गया है, और जो दूसरा मेरा जंक्शन है वो है बेस एंड कलेक्टर। ठीक है, तो आपको ध्यान ये भी रखना है कि दो जंक्शन इसमें होते हैं, तीन टर्मिनल होते हैं, दो लेयर होती हैं। यही सब कुछ जनरल आइडिया है जिनके बेस पे काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। सो आई थिंक काफी क्वेश्चन आपके ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, अब सिंबल्स की अगर मैं बात करूं तो सिंबल्स इसमें दो है, मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि एक एनपीएन टाइप होता है और एक पीएनपी टाइप होता है। सिंबल में फर्क क्या होता है, सिंबल आपका जनरली यही होगा कि एक सर्किल है, उसके अंदर इस तरीके का ये सिंबल होगा इसका। सो बेसिक जो दोनों में फर्क है वो है इस एरो का। ठीक है, ये जो एरो है इसकी डायरेक्शन ये आउटसाइड होगी या इनसाइड होगी, उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है मेरा या ये पीएनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, सो इसका जो एरो आपको नजर आ रहा है, एरो का मतलब है ये जनरली करंट की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, कि करंट जो है मेरी किस साइड फ्लो होगी, अगर इसमें है तो आउटसाइड फ्लो होगी, इस साइड है सो ये इनसाइड फ्लो होगी। सो ये जो मेरा बेसिकली ये वाला जो मेरा सिंबल है जिसमें आउटसाइड फ्लो हो रही है, ये है मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, और जिसमें इनसाइड फ्लो हो रही है ये है मेरा पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, सो आपको ये जनरली ध्यान में रखना है। रीजन उसके पीछे मैं आपको बताऊं तो कारण ये होता है कि जैसे एमिटर है, अब आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उससे उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। ठीक है, सो अगर एनपीएन केस की बात करूं तो अगर मेरे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तो मेरी करंट अल्टीमेटली आपको पता है इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी। पीएनपी की बात करूं मैं, जो इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, क्योंकि एन टू पी जाएंगे ना, सो करंट मेरी इस साइड फ्लो करेगी। तो ये जनरली आपको ध्यान रखने के लिए एक आइडिया दे दिया है मैंने, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इन जो आपके सिंबल्स हैं इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है उसको देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है हमारा बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, बाइसिंग मैंने लास्ट टाइम आपको जब हम जंक्शन डायोड डिस्कस कर रहे थे तब भी बताया था कि बाइसिंग हमारी बेसिकली होती क्या है। बाइसिंग क्या होती है कि अगर मान लीजिए जो डिफरेंट टर्मिनल्स हैं ट्रांजिस्टर के, उन पर मैं कोई वोल्टेज अप्लाई कर दूं, कौन सा वोल्टेज, डीसी वोल्टेज अप्लाई कर दूं, तो उसको मैं इन सिंपल कहता हूं कि मैंने उनकी बाइसिंग कर दी है। ठीक है, और जो मेरे जो दो जंक्शन हैं उनके बेसिस पे मैं इसकी बाइसिंग कर सकता हूं। जंक्शन मैंने आपको बताए हैं, लास्ट टाइम डिफाइन किए हैं कि दो जंक्शन है मेरे, एक होता है बेस एमिटर जंक्शन, दूसरा होता है कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, सो उनके आधार पर मैं इसकी बाइसिंग करता हूं। अब एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही है कुछ, उनको आपको समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम में
किसी भी लेवल का वो एग्जाम हो, BSNL, TTA, JTO, PSU लेवल, इवन गेट लेवल में भी इस एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सो कुछ है जिसे मैं कहता हूं मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बाइसिंग करता हूं ट्रांजिस्टर की तो वो किस किस तरीके से कर सकता हूं। सो वो मैं कर सकता हूं कि अगर मेरा जो जंक्शन 1 है, जंक्शन 1 मैंने आपको बताया था बेस एमिटर जंक्शन, ठीक है। बेस एमिटर जो मेरा जंक्शन है, अगर मैं उसको फॉरवर्ड बाइस करूं, फॉरवर्ड बाइस में कैसे कर सकता हूं, वो मैं बैटरी के टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि अगर मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में मैं क्या कर सकता हूं कि जो मेरा एन रीजन है उसको मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ूंगा, और सिमिलरली जो मेरा पी टर्मिनल है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ूंगा। ये मैंने जंक्शन डायोड में डिस्कस किया था फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में। सो उसको आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग फर्स्ट टाइम ये लेक्चर को देखते हैं वो काइंडली जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देखेंगे। सो ये टॉपिक समझना काफी आसान हो जाएगा। सो इस केस में क्या होगा कि अगर मैंने जंक्शन 1 को यानी कि बेस एमिटर जंक्शन को मैंने फॉरवर्ड बाइस किया, ठीक है। अब आपको मैं समझ रहे होंगे कि फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या है, और जंक्शन 2 को मैंने रिवर्स बाइस किया, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में वर्क करेगा, ठीक है। यानी कि जंक्शन 1 और जंक्शन 2 को अगर मैं फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस करता हूं, इस मोड में रखता हूं, तो मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में काम करेगा और इसकी एप्लीकेशन मेरी इंपॉर्टेंट होगी, तो मैं इसको एम्पलीफायर की तरीके से यूज कर सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं जंक्शन, मेरा फर्स्ट जंक्शन जो है बेस एमिटर उसको फॉरवर्ड बाइस कर देता हूं, जंक्शन 2 जो है यानी कलेक्टर बेस जंक्शन जो है उसको भी फॉरवर्ड बाइस कर देता हूं, तो मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन रीजन में काम करेगा। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, बार बार कह रहा हूं, उनको ध्यान से समझिएगा। एग्जाम में काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आई डोंट डाउट कि जो आपके टीटीए और जेटीए एग्जाम आने वाले हैं उनसे भी 1 या 2 क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाने हैं, ठीक है। सो अगर मैंने दोनों जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस में कर दिया तो सैचुरेशन रीजन में काम करेगा, और ये मेरा एप्लीकेशन क्या है इसकी कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम करेगा डिजिटल सर्किट में। इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या होता है, उसकी 2 वैल्यूज होती हैं, या तो आपकी 0 होगी या 1 होगी। 0 होगी इसका मतलब कि स्विच ऑफ है, 1 होगी इसका मतलब स्विच ऑन है। ये जब डिजिटल वाले हम पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो वहां पे काफी डिटेल में इन सब चीजों को भी डिस्कस करेंगे। अगला जो मेरा एक और मोड हो सकता है कि अगर मैं जंक्शन 1 को रिवर्स बाइस कर दूं, यानी कि बेस एमिटर जंक्शन को रिवर्स बाइस कर दूं और जंक्शन 2 को भी रिवर्स बाइस कर दूं, यानी कि कलेक्टर बेस जंक्शन को भी रिवर्स बाइस कर दूं। सो इस केस में जो मेरा ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में काम करेगा, ठीक है। कट ऑफ रीजन में जब हमारा काम करेगा कब, जब दोनों जंक्शन को मैंने रिवर्स बाइस में कर दिया है। इसका यूज होता है डिजिटल सर्किट्स में, ठीक है। एक और मेरा रीजन है कि अगर मैंने दोनों ही जंक्शन को, ठीक है, दोनों ही जंक्शन को, जैसे कि मेरा ये जंक्शन 1 है, इसको मैंने रिवर्स बाइस करा जंक्शन 1 को, और इसको मैंने इसको फॉरवर्ड बाइस करना है, ठीक है। इसको मैंने फॉरवर्ड बाइस कर दिया जंक्शन 2 को। सो इस केस में मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो रिवर्स एक्टिव मोड में काम करेगा, या जिसको इन्वर्टेड मोड भी कहते हैं। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा, इसकी एप्लीकेशन बहुत कम होती है, बहुत कम सर्किट्स में यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी एप्लीकेशन आपसे पूछी जाए तो है एक तरीके से एक एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है, जिसका वोल्टेज और करंट गेन बहुत लो होता है, ठीक है। सो याद रखिएगा कि जंक्शन 1 रिवर्स बाइस एंड जंक्शन 2 आपका फॉरवर्ड बाइस होगा। ये आपको इसमें कुछ बातें ध्यान रखने की हैं, क्योंकि इनसे काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो मेरा टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। थोड़ी सी जनरल आपको वर्किंग भी समझा देता हूँ कि आपके माइंड में रहना चाहिए कि ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कंसिडर कर लिया कि जो मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है, जो मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये वर्क कर रहा है एक्टिव मोड में। एक्टिव मोड का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो मेरा पहला यानी कि बेस एमिटर जंक्शन है, ये मैं अगर बेस कहूं इसको, कि जो मेरा बेस एमिटर जंक्शन है ये मैंने किया है आपका फॉरवर्ड बाइस में। फॉरवर्ड बाइस का मतलब अब आपको यहाँ पे और क्लियर कर देता हूं कि जो फॉरवर्ड बाइस है उसमें मैंने जो फर्स्ट जंक्शन है यानी कि
बेस एमिटर जंक्शन है इसको, जो इसका एन टर्मिनल है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, ठीक है। और जो इसका आपका दूसरा जंक्शन है यानी कि बेस कलेक्टर जंक्शन, उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहा है ताकि इसको मैं रिवर्स बायस कर सकूं। एक्टिव रीजन में मैंने आपको बताया था कि जंक्शन 1 जो है वो आपका होगा फॉरवर्ड बायस, ठीक है, और जंक्शन 2 जो होगा वो होगा आपका रिवर्स बायस। तभी मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में वर्क करेगा, ठीक है। यहां से आपको काफी और क्लियर हो गया होगा। अब जनरली होता क्या है, अब मैंने बैटरीज को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। इसको सपोज कीजिए मैंने बैटरी कहा है VEB क्योंकि एमिटर बेस से कनेक्टेड है, और इसको कहा मैंने VCB। अब करता क्या हूं कि मैं VEB का वोल्टेज इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है, यहाँ पे देखिए एक बैटरी कनेक्ट है, यहाँ पे 2 बैटरी कनेक्टेड है। सो VCB का जो वोल्टेज है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू VEB। जब बैटरी और सेल्स वाले चैप्टर हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे और इसके बारे में भी काफी इन डेप्थ स्टडी करेंगे बैटरी और सेल्स के बारे में, ठीक है। इन जनरल आप समझ लीजिए कि हमने बैटरीज वगैरह या टर्मिनल्स को किस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। अब होगा क्या कि जब मैंने इस रीजन को यानी कि इस जंक्शन को आपके फॉरवर्ड बायस किया है, ये अगर फॉरवर्ड बायस है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, काफी इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो होंगे, और फ्लो जब होंगे वो आपके वो जनरली कहां पर जाएंगे, वो बेस आपके रीजन में जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि एमिटर रीजन से होते हुए बेस जंक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आपका बेस जंक्शन जो है मैंने बताया था वो काफी पतला होता है, डोपिंग काफी लो होती है, वहां पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो रिकॉम्बिनेशन है वो बहुत कम होगा। इसीलिए जो बेस करंट होगी यानी कि IB होगी वो बहुत ही लेस होगी, ठीक है। और कुछ होल जो है वो इधर भी एन साइड में भी जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि रिकॉम्बिनेशन जो होगा उसके कारण मेरी IE करंट यानी कि एमिटर करंट फॉलो होगी, ठीक है। सर्किट के अंदर मेरी एमिटर करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। अब जो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये रीजन काफी थिन था और लाइटली डोप था, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कलेक्टर रीजन की साइड जाना शुरू होंगे। जब कलेक्टर रीजन में जाएंगे तो उसके कारण जो मेरी IC यानी कि कलेक्टर करंट आपकी सर्किट के अंदर फ्लो होगी, ठीक है। ये मैंने जस्ट आपको जनरल आइडिया देना था, इन डेप्थ हम अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं। रीजन है कि हमारा ज्यादा सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन जस्ट आपको जनरल आइडिया हो, पता हो कि काम कैसे करता है एटलीस्ट ट्रांजिस्टर, इसलिए मैंने आपको आइडिया दे दिया। ये कुछ इसकी वर्किंग थी जो आपको समझनी चाहिए थी। इसी के साथ साथ आप ध्यान ये भी रखें कि कुछ जो 3 तरीके की हमें यहां से करंट पता लगी। एक हमें पता लगी कि एक एमिटर करंट फ्लो होगी सर्किट के अंदर, एक बेस करंट फ्लो होगी और एक कलेक्टर करंट फ्लो होगी। लेकिन इनके अलावा भी एक तरीके की और करंट फ्लो होती है, वो होती है ड्यू टू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स। वो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। और उस जो हल्की सी थर्मली जनरेटेड जो आपके माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, जैसे होल्स हो गए इस केस में, उनके कारण जो करंट फ्लो होती है उसको कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये आपको जनरल आइडिया ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मैं आपको अब थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर के डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करूँ, तो जैसे कि आप देख लीजिए NPN ट्रांजिस्टर है मेरा, और सिंपली मैं उसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो जो मेरी एमिटर करंट है उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे तो आपकी जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ठीक है। सिमिलरली बेस करंट भी इसमें फ्लो होगी, और जो IC है यानी कलेक्टर करंट उसकी डायरेक्शन ये होगी। डायरेक्शन का भी आपको ध्यान में रखना है। इसके सिंबॉलिकली इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकता हूँ, सेम ही मैंने किया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे सिंबल इसका मेंशन कर दिया गया है। अब अगर आप फिगर देखें आपको पता लग जाएगा कि जो एमिटर करंट है किरचॉफ्स लॉ से, किरचॉफ्स लॉ हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, जब आएगा तो उसको काफी अच्छी तरीके से वहां पे स्टडी करेंगे। किरचॉफ लॉ ये कहता है कि जो करंट एंटर हो रही है वो जो करंट आउटपुट में जा रही है वे दोनों इक्वल होती है, ठीक है। यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इनपुट करंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द आउटपुट करंट्स। तो यहाँ पर इनपुट करंट आपकी क्या है, इनपुट करंट आपकी क्या है, IC एंड IB, इनके
की डायरेक्शन आप देखें, और आउटपुट करंट क्या है आपकी IE। ठीक है, सो ये जो है मेरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, IE इज इक्वल टू होगा IB प्लस IC। आपको याद ये रखना है। आपको अगर इतनी ज्यादा वर्किंग नहीं भी समझ में आती है तो आपसे जनरली मैं कहूंगा कि आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखें। IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, यानी कि जो एमिटर करंट होती है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के जो एडिशन है उसकी इक्वल होती है। अब मैंने बताया था आपको कि जो मेरी बेस करंट है वो बहुत ही लेस होती है, क्योंकि वो उसकी जो डोपिंग है वो बहुत लो होती है और उसकी विड्थ भी काफी कम होती है। तो मैं कह सकता हूं अगर IB 0 है तो IE लगभग IC के इक्वल है, यानी कि एमिटर करंट जो है वो लगभग कलेक्टर करंट के इक्वल है। कुछ टर्म्स इसमें इसलिए मैं समझा रहा हूं कि आपको अगर आइडिया होगा कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, तो जो जो टर्म्स या जो जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हम यूज कर रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट भी अल्टीमेटली आपके माइंड में आता रहेगा। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वेरियस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिनमें हम ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम जनरली 3 में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एक है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, एक है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन का जो मतलब है उसमें ये है कि जो जैसे कि आपको पता है 3 टर्मिनल है मेरे ट्रांजिस्टर में, एमिटर बेस एंड कलेक्टर। सो अगर मैं किसी भी एक टर्मिनल को, यानी कि जैसे बेस है या एमिटर है या कलेक्टर है, उसको कॉमन कर दूं दोनों के लिए, ठीक है, सो उस कंडीशन को मैं कहूंगा कि मेरा बेस कॉमन है या कलेक्टर कॉमन है या फिर एमिटर कॉमन है। सो अगर बाई बात करेंगे अगर CB कॉन्फ़िगरेशन की, यानी कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं ट्रांजिस्टर को कुछ इस तरीके से सर्किट में कनेक्ट करूं कि जो इसका बेस है उसको मैं ग्राउंड कर दूं। ठीक है, यहां दिख रहा है ना आपको, ये बेस है, इसको मैंने ग्राउंड किया हुआ है, और कॉमन है ये एमिटर के लिए भी और कलेक्टर के लिए भी। ठीक है, और इस कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्या किया है वो आपको मैंने बताया था कि जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि तीनों ही कॉन्फ़िगरेशन में जो मोड ऑफ ऑपरेशन होगा, यानी कि जिस मोड में मैं ट्रांजिस्टर को यूज करूंगा वो होगा मेरा एक्टिव रीजन। ठीक है, सो रीजन मेरा एक्टिव हो गया है और कॉन्फ़िगरेशन उसके आधार पर मैं अलग अलग बना सकता हूं। सो एक्टिव रीजन में मैंने आपको बताया था कि जो आपका बेस एमिटर जंक्शन होता है, यानी कि जंक्शन 1 होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है, और फॉरवर्ड बायस के लिए मैं क्या करूंगा कि इस वाला जो मेरा जंक्शन 1 है इसका जो एमिटर आपका टर्मिनल है उसको बैटरी के निगेटिव से जोड़ूंगा, ये ठीक है ना, और इसमें यहाँ पे पॉजिटिव से जोड़ूंगा, यानी कि जंक्शन 1 जो है मेरा वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, और जंक्शन 2 जो है मेरा वो रिवर्स बायस होगा। ठीक है, सो कुछ इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं जोड़ूंगा तो उसको कहूंगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इस केस में जो इनपुट है मेरी इस साइड से दी जाएगी, यानी कि जंक्शन 1 एमिटर बेस की साइड से, और आउटपुट जो है वो कलेक्टर और बेस से ली जाएगी। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो मेरा है वो है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर में मैं क्या करूंगा, कॉमन एमिटर में मेरे को एमिटर को कॉमन करना है। ठीक है, अब जैसे कि इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता है, सिंबल से पता है कि जिधर ये आपका एरो बना हुआ था उसको एमिटर बोलता हूं। सो एमिटर को इस केस में मैंने कॉमन कर दिया है, यानी कि उसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। अब इसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है तो इसको मुझे रखना है फॉरवर्ड बायस में, यानी कि जंक्शन 1 मेरा फॉरवर्ड बायस होगा फॉर एक्टिव रीजन, और जंक्शन 2 जो है वो मेरा रिवर्स बायस होगा फॉर एक्टिव रीजन। ठीक है, अब मैं इनपुट जो है वो मेरी बेस एमिटर से होगी और आउटपुट जो है वो एमिटर और कलेक्टर से होगी। ध्यान रखने की बात यह है कि मोस्टली मेरी CE कॉन्फ़िगरेशन ही प्रेफर्ड की जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा इसी कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल होता है सर्किट्स के अंदर। ठीक है, एक और है मेरी CC कॉन्फ़िगरेशन, ये जिसे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्या किया है कि जो मेरा कलेक्टर है उसको मैंने कॉमन कर दिया है। ठीक है, और जब मैं कलेक्टर को कॉमन करता हूं सो जो मेरी इनपुट होगी वो होगी बेस कलेक्टर से, और आउटपुट जो होगी वो होगी मेरी एमिटर और कलेक्टर से। ठीक है, ये चीजें कुछ टर्म्स थी जो आपको समझनी चाहिए थी कि कॉन्फ़िगरेशंस में, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में किस तरीके से ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब एक और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिकल टर्म्स हैं कुछ,
वो काफी ज्यादा आप समझ लें कि 90% एग्जाम में अगर ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन आएगा तो उनमें से आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, सो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। बहुत इजी है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से समझ लिया तो आपके लगभग 1 या 2 मार्क्स तो पक्के हो ही गए हैं। ठीक है, सो कुछ टर्म्स हैं जो आपको बता रहा हूं, उसको आप याद रखें कि इनको भी बताऊंगा मैं क्या होता है। कि बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। प्रूफ में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि लोअर एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसके जनरल आइडिया ही याद रख लें। ठीक है, सो बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। और अगर इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको उधर ले जाएं और ऐसे सॉल्व करें, अल्फा की वैल्यू अगर इन जनरल निकालना चाहें तो वो होगा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अब अल्फा क्या है यहाँ पे और बीटा क्या है? सो अल्फा जो है वो है आपका करंट गेन। ठीक है, यानी कि अल्फा भी करंट गेन है और बीटा भी करंट गेन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जो अल्फा जो करंट गेन है वो है कि अगर मैं ट्रांजिस्टर को यूज कर रहा हूं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने जो डिस्कस किया है ना कि अगर मैंने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया है ट्रांजिस्टर को तो जो करंट गेन की वैल्यू मिलेगी उसको मैं अल्फा बोलूंगा। और अल्फा की वैल्यू होती है IC अपॉन IE, यानी कि आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ठीक है, इसको HFE भी बोलता हूं या अल्फा DC भी बोलता हूं, ये आपको ध्यान रखना है। और हमेशा इसकी वैल्यू यूनिटी से कम होगी, लेस देन यूनिटी होगी। ठीक है, तो अगर इस पर आपका न्यूमेरिकल आ जाए या फिर आपका डायरेक्ट जनरली फॉर्मूला बेस्ड आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा है क्या और इसको यूज कैसे करना है। और दूसरा है मेरा बीटा। बीटा क्या है? बीटा भी करंट आपकी गेन है। और बीटा कौन सा करंट गेन है? वो है कि अगर मैं ट्रांजिस्टर को यूज करता हूं इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यानी कि अगर मैंने ट्रांजिस्टर को कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया है तो जो करंट गेन की वैल्यू मिलेगी उसको मैं बोलूंगा बीटा। ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या होती है, जिसको बीटा DC भी बोलते हैं, वो होती है IC अपॉन IB। ठीक है, ये ध्यान रख ले, IC अपॉन IB। इन दोनों की वैल्यूज आप याद रखें कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इस पे एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, सो हम बीटा की बात कर रहे हैं तो बीटा इज इक्वल टू या बीटा DC इक्वल टू होता है IC अपॉन IB। और बीटा की जो वैल्यू है वो 20 to 300 के बीच में होती है। ठीक है, किसी किसी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि बीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, तो आप याद रखें वो होती है 200 to 300 के बीच में लाई करती है। और लास्ट टाइम मैंने जैसे कि डिफाइन किया था कि जो मेरी एमीटर करंट है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट के इक्वल होती है। सो आई थिंक कि जो कुछ जनरल आइडियाज मुझे आपको BJT में देने थे या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में देने थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो उनके आधार पर भी काफी कुछ बता दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यार इसके तो कोई आई थिंक पैसे नहीं लगते हैं। सो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।